महाराष्ट्र के राजनीतिक संग्राम में महायुति की दोबारा सत्ता में वापसी तो आई है, लेकिन उसका निजाम कौन होगा, इसको लेके अभी मंथन चल रहा है। और इसके मंथन के लिए एकनाथ शिंदे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हालांकि अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो अपने गांव का रास्ता अपनाए हुए हैं और वही मंथन कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली जाना है या महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहना है। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है, किया जा रहा है। लिए हम मुंबई सीधे चलते हैं, जहां से हमारे साथ सोनू जुड़े हैं, सुधीर सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इकबाल मदनानी सर ने हर रोज की तरह, इकबाल मदनानी से आपसे सब लोग आप लोग परिचित हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सुधीर जी, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कब तक निजाम सत्ता पर वापसी करेंगे? इस सवाल के दो पक्ष हैं। एक तरफ कार्यवाहक मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव में है, खेती बाड़ी का आनंद उठाते हुए वीकेंड पूरा वहां मनाएंगे और मंडे को सूचना है कि वो यहाँ पहुंच जाएंगे मुंबई। और उसके बाद बीजेपी के अपने नवनिर्वाचित विधायकों की एक मीटिंग होनी है और 3 जगहों पे चर्चा चल रही है। एक आजाद मैदान, दूसरा बीकेसी और तीसरा वानखेड़े स्टेडियम जी। उस पर अंतिम मुहर लगेगी कि कहाँ पर सत्ता स्थापन की तैयारियां की जाए। लेकिन जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज है, लाजमी है वो नाराज है और मुश्किल होता है। एक व्यवहारिक तौर पर भी देखें, एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और चुनाव लड़ने के बाद उसको अगर ये लगे कि इतना बड़ा बहुमत मिला है तो उनको ये लग रहा है कि लाडली बहन योजना या जो भी यहाँ पर योजनाएं शुरू की गई उसका पूरा क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए और दिया भी जा रहा है। लेकिन इसकी वनस्पति अगर ये मान लेना कि वही मुख्यमंत्री होंगे तो आज की राजनीति में ये कहना, ये मान लेना, मुझे ये लगता है कि बचपना जैसा व्यवहार है और वो कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सतारा वो पहली बार गए हैं ऐसा नहीं है, ये 5वीं बार वो सतारा गए हैं पिछले 2.5 सालों में। तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी कैबिनेट के फैसलों में जब भी दिक्कतें आती थी वो सतारा नाराजगी के लिए चले जाते थे। हालांकि 12-14 घंटे में ही उनकी वापसी हो जाती थी। इस बार मामला थोड़ा सा बढ़ गया है और कल तक वो और सतारा में रहने वाले हैं, जो मेरी जानकारी है। लेकिन रूम नहीं है, विकल्प नहीं है एकनाथ शिंदे जी के पास। अगर सारी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर सत्ता में आए तभी सत्ता स्थापना का दूसरा विकल्प बन सकता है। और हर कोई एक हो सकता है, लेकिन जितनी आम समझ हर व्यक्ति को होगी, हर राजनीतिक विश्लेषक को होगी, उद्धव ठाकरे तक नहीं आएंगे जिनके 20 विधायक हैं और 20 विधायक अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो पूर्ण बहुमत नहीं हो पाएगा। तो कोई रूम नहीं है। हाँ, उनकी अपनी एक मांग जो अंदर खाने कल रात को 10 बजे उनकी बात हुई है केंद्रीय नेतृत्व के जरिए, वो ये है कि उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया जाए, समन्वयक बनाया जाए तीनों पार्टियों के बीच। और ये लगभग वही स्थिति होगी कि सीएम के बाद जहां तक सीएम पोस्ट की, होम मिनिस्ट्री की पोस्ट की बात है, तो आपको बता दें कि बीजेपी कभी भी होम मिनिस्ट्री का पद किसी भी दल को नहीं देगी, ये शुरू से ही क्लियर है। आज सुबह की जो इनपुट है वो मैं आपको बता दूं साथ में लोकमत के दर्शकों को कि आज बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 3 लोगों को नामित किया है और जो बीजेपी के जीते हुए नवनिर्वाचित विधायक हैं उस मीटिंग से पहले एक रायशुमारी बनाने की कोशिश बीजेपी के अंदर खाने चल रही है। शाम को 4 बजे तक सारे विधायकों से केंद्रीय नेतृत्व बात कर लेगा और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व भी एक जिस नाम की घोषणा करनी है उसको लेकर एक संदेश दे देगा शाम तक। जहां तक देवेंद्र फडणवीस की उम्मीदवारी की बात है, 3 चीजें बेहद अहम है। यहाँ वो जिस जात से आते हैं उसकी संख्या बेहद कम है और उनका न्यूट्रल होना दाल में नमक कह लें या खीर में शक्कर के बराबर जैसा है। और वो एक न्यूट्रल समुदाय से आते हैं और उस न्यूट्रल समुदाय से आने से उनको आज के राजनीतिक परिदृश्य में उनको लाभ मिलता दिख रहा है, न कि नुकसान। क्योंकि अगर किसी मराठा जात के व्यक्ति को मान लीजिए बीजेपी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है तो ओबीसी नाराज हो जाएंगे, SC ST नाराज हो जाएंगे,
अगर ओबीसी किसी चेहरे को उम्मीदवार बनाया जाता है या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो मराठा नाराज हो जाएंगे। दोनों को तभी खुश रखा जा सकता है जब तीसरी जमात का कोई व्यक्ति हो। मैं कल से देख रहा था, कई राष्ट्रीय चैनलों पे बात हो रही थी, बिहार पैटर्न की बात की जा रही है, हरियाणा पैटर्न की बात की जा रही है। हर राज्य की अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं और अपनी राजनीतिक खासियतें होती हैं। जी महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर देखें तो पिछले 7-8 सालों में देवेंद्र फडणवीस ने चाहे अनचाहे एक काम किया है। जो काम नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में करते आए हैं वो काम उन्होंने महाराष्ट्र में कर दिया है। सेकंड लीडरशिप की बात करेंगे तो अगर देवेंद्र फडणवीस को दरकिनार करने के बाद सेकंड चेहरे की बात आती है तो वो कोई ऐसा न्यूट्रल चेहरा नहीं दिख रहा है जो आज बीजेपी का लक्ष्य 2029 का है उसको पूरा करने की मादा रखता हो, वो काबिलियत हो जो शिंदे और खासकर अजीत पवार जैसे, आपको बताया अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे, हमारे अन्य खासकर इकबाल जी जैसे लोग उससे सहमत होंगे कि ब्यूरोक्रेसी में यहाँ की राजनीति में दो नेताओं का जो वर्चस्व है वो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। तो जी अगर देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी नए नवेले चेहरे को के नाम पर एक प्रयोग करने के बारे में भी बीजेपी सोच रही है तो वो उनके लिए एक आत्मघाती कदम होगा। ऐसे में आज की परिस्थिति में ये कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे सोमवार तक यहाँ आ रहे हैं, बमुश्किल 5 तारीख को जो लग रहा है शपथ विधि का कार्यक्रम हो जाएगा, जो नियत किया जा चुका है, चीजें तय की जा चुकी हैं। एकनाथ शिंदे निश्चित तौर से नाराज है और उनकी नाराजगी को बीजेपी दूर कर लेगी और वो इतना पेचीदा मामला नहीं है। हर राजनीति करने वाला व्यक्ति इस तरह की स्थिति में बार्गेनिंग के बाद अब एक बार सरकार का गठन हो जाएगा, फिर पोर्टफोलियो की लड़ाई रह जाएगी उपेंद्र जी। तो ऐसे में जी जितना मैक्सिमम बार्गेन कर सकते हैं वो उनकी तरफ से पोस्चरिंग की जा रही है। हालांकि बीजेपी भी ये जानती है कि वो मसलसपुल नहीं कर सकते और इसका विकल्प भी उनके पास नहीं है। तो एक बार्गेनिंग ब्लैकमेलिंग कह लें आप उनकी चाल है, अब कितना सफल हो पाती है और बीजेपी कितना ब्लैकमेल हो पाती है ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ बहुत ही उठापटक वाली स्थिति होगी जिसके लिए पिछले 2.5-4 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति जानी जाती है। तो इस तरह की परिस्थितियां न है, न वो बीजेपी के लिए इस समय माकूल है और न ही उसका आने वाली राजनीति में 2-4 स्टेट के और चुनाव है। अगर बीजेपी यहाँ कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश करती है तो देश के अन्य राज्यों के चुनाव में भी उसका बेहद गलत परिणाम होगा। तो जो समीकरण बना है इसी समीकरण में बार्गेन करके मनाकर चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा और ये इतना पेचीदा नहीं दिख रहा है। जो मेरी एकनाथ शिंदे के सेकंड लीडरशिप के 3-4 लोगों से बात हुई होकर उनका साफ तौर से कहना है कि निश्चित तौर पर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उनको पोर्टफोलियो बेहतर मिले। साथ में अब बीजेपी ने पहली तरफ से चूंकि एक नया रास्ता खोल दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व में भी उनको एक मंत्री पद की जगह दे दी जाएगी, तो वो भी लेने की कोशिश है। अपनी तरफ से एकनाथ शिंदे उस समय अपने बेटे को उन्होंने कैबिनेट दर्जा नहीं दिलाया था, ये कहती कि वो बहुत जूनियर है और कई सांसदों से सीनियर है। तो क्या अब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नंबर केंद्रीय कैबिनेट में लगेगा, ये सारी चीजों को लेकर एक बार चर्चा होगी सोमवार को जब एकनाथ शिंदे मुंबई आएंगे। लेकिन बहुत बड़ी इकबाल उठापटक जी या बहुत बड़ी तकनीकी स्थिति नहीं जी है। ये मेरा एक सवाल है कि बीजेपी एक बड़ी संगठित पार्टी मानी जाती है और अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है। पिछले कई सालों से हम देखें कि जब जहां कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती थी या कांग्रेस सरकार में आई तो एक हुआ बीजेपी की तरफ से हमेशा सवाल उठता था कि इनके पास मुख्यमंत्री को लेकर इतना जी जाड़ा मचा रहता है कि मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाते हैं। अब तो 1 हफ्ते हो गए बीजेपी के, अब तो आप उस संख्या को भी पार कर चुके हैं जो एकनाथ शिंदे पर भी आप निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके पास चेहरा भी है, फिर भी आप एक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। क्या आला का मन कमजोर दिखने लगा है क्या? नहीं, देखिए उपेंद्र, आला कमान जो है वो कमजोर नहीं है, उसकी सोच जो है बहुत अलग रीत से चल रही है कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कमांड करना और उस पर राज्य करना बहुत अलग अलग चीजें हैं। जो यहाँ का राजा बनेगा, यानी कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो ताकतवर बनेगा। उसकी वजह है कि उसके जो कॉर्पोरेट हाउसेस है उससे बहुत बड़े ताल्लुकात होंगे, उसका असर सीधा दिल्ली तक पड़ेगा, यानी कि वो पीएम रेस के अंदर भी दावेदार बन सकता है। और अगर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं, पहले ही वो एक कद्दावर नेता के नाम पर माने जाते हैं और ये माना जाता है कि वो पीएम के पद के कैंडिडेट भी है।
तो एक सबसे बड़ा आला कमान को जो खतरा है वो ये है कि कॉर्पोरेट घराने से जो संबंध है वो मुंबई से जो भी सीएम रहेगा, महाराष्ट्र से जो सीएम रहेगा उसके रहेंगे, जिसको लेकर के 2019 में भी हमने देखा कि जो सेना और इनका मामला हुआ, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे ने सरकार अलग बनाई, जिसके बाद फिर एक बार हम कहे कि देवेंद्र फडणवीस ने अजीत दादा पवार को लेकर के जो पहले 80 घंटों की जो सरकार बनाई थी, उसमें भी कोशिश की गई थी, लेकिन वहां भी न चाहते हुए पीछे से उनके ही आला कमान ने वो कैंची काटी। उसके बाद फिर 2022 की हम बात करें, 2022 के अंदर फिर एक बार मुख्यमंत्री का पद जो है वो मुंह तक आते आते छिन गया। वो छिनने की वजह भी साफ तौर पर उनका आला कमान ही रहा है। आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जिनके पास सबसे कम कैंडिडेट थे, वो ये चाहत भी नहीं रखते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन एकाएक उनका नाम घोषित किया गया और खुद देवेंद्र फडणवीस जो है वो बाहर से समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में शायद वो घर पहुंचे ही होंगे, तब उनको पता लगा कि जेपी नड्डा ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो राज्य के उप मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी कि उन्हें डिग्रेड करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई और सारे नाम जो है वो देवेंद्र फडणवीस से ही बुलवाए गए मुख्यमंत्री के, यानी कि किसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस का कद कम करने की बात की थी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस उन सारी चीजों को लेकर काफी परेशान थे, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है हमारे, उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बन करके कंटिन्यू करिए, उसमें वो लगे रहे। अब फिर एक बार 8 दिन आज हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, आला कमान जो है नाम निश्चित नहीं कर सकी है। हालांकि देखने जाओ तो वो खुद जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की काफी मेहनतों के बाद में महाराष्ट्र में इतने बड़े लेवल पे सीट आई है। किस तरह आई, क्या आई है, वो एक अलग विषय है, लेकिन एकनाथ शिंदे के बाद जो बड़ा नाम है वो देवेंद्र फडणवीस ही रहा है, जिसको लेकर के आरएसएस का एक बहुत बड़ा समर्थन है। आरएसएस जो लोकसभा इलेक्शन में जिसने काम नहीं किया था, उसने विधानसभा में काम किया। उसकी सबसे प्रमुख चीजें ये थी कि उनका, यानी कि देवेंद्र फडणवीस है, उनके मुख्यमंत्री रहेंगे। इसकी वजह है कि इससे पहले जब 2014 के अंदर भी वो मुख्यमंत्री रहे, तब आरएसएस के लिए बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल से रहे हो या आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर मामला हो। इन सभी जगह पर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बढ़िया और तालमेल के साथ में आरएसएस के साथ काम किया है और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को संभाल करके चलने की यहाँ वो सफल मानी। इसी चीजों को लेकर के जो जी दिल्ली हाईकमान है उसको एक डर है कि अगर देवेंद्र फडणवीस जो है वो अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आगे आने वाले दिनों में खतरा है। उसकी वजह आप देखिए कि नरेंद्र और देवेंद्र ये दो नारे हमेशा लगते रहे और पिछली बार भी देवेंद्र ने हम्म कहा था कि मी पुनः येनार, मतलब 2019 में उन्होंने कहा था मैं वापिस आऊंगा, तो वो एक बार फिर 2024 में आए हैं। इन सारी चीजों को लेकर के जो आला कमान है उसके होश उड़े हुए हैं कि अगर वो कद्दावर नेता की तरह आते हैं तो हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए वो खतरा हो सकता है। तो इन सारी ही जी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब तक जो है इस मामले को रोका गया है। हालांकि आरएसएस लगातार कोशिश कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाए। दूसरी जो हमारे को सोर्सेस से पता लग रहा है कि अगर आलाकमान मुख्यमंत्री के नाम पे काटता है तो उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर उसे घोषित किया जाए वहां पर। ये दो चीजों पे चल रही है। हालांकि इस मामले में जो एकनाथ शिंदे है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो मंत्रालय हैं वो बढ़ा करके मिले, जिसको नाराजगी लेकर के वो बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो सातारा चले गए। संजय सिरसाट जो कि एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी माने जाते हैं, जो शिवसेना से संभाजी नगर से इलेक्शन जीते हैं, उनका भी कहना है कि वो डिप्यूटी सीएम पद या सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो नहीं स्वीकारेंगे। देखिए जिस तरीके से दिल्ली में जो मीटिंग हुई है उसके अंदर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि शुरुआत में जो 30 मिनट है वो एकनाथ शिंदे और अमित शाह की हुई है। जिसके बाद एक कॉमन मीटिंग तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास सभी तीनों नेता की चर्चा हुई। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये मेरा ऐसा सोचना है, ये मेरी अपनी सोच है कि खुद एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ा करके ये बोला गया हो, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पिछले दिनों एकनाथ शिंदे और अमित शाह के रिश्ते बहुत अच्छे रहे कि राज्य के अंदर ये सवाल खड़ा किया जाए जिससे मराठा जो है वो कोई लीडर पेश किया जाए। उसकी वजह है, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें 288 सीटों में से तो 150 ऐसी सीट है जहां मराठा वोटर्स जो है वो प्रभाव करते हैं। 100 जी सीट ऐसी है जहां ओबीसी प्रभाव करते हैं। यानी कि दोनों ही चीजों को लेकर के आला कमान जो है वो अपने आप को बिगाड़े भी नहीं और ये बताते कि भाई विरोध था काफी, जिसको लेकर के देवेंद्र को हटाना पड़ा। देखिए सियासत के अंदर एक जी गेम खेला जाता है जिसके अंदर खुल करके नहीं बोला जाता, क्योंकि अगर बिल्कुल हालात ऐसे होते तो मुझे लगता है कि कम से कम एकनाथ शिंदे नाराज है या कुछ भी है, अब तक देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो
केंद्र की तरफ से मुझे लगता है डिक्लेयर कर देना चाहिए था, नहीं किए है। इसके लिए कई सवाल है। हालांकि ये माना जा रहा है कि रविवार के दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है उसमें नेता चुना जाएगा आज शाम तक, जैसे सुधीर जी ने भी कहा कि नाम की घोषणा की जा सकती है। तो अब ये इंतजार रहेगा कि किसका नाम आ रहा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस भी इस लड़ाई में बहुत आगे है, लेकिन अगर अब राजस्थान हरियाणा जैसी स्थिति को देखें तो हमने देखा है कि एक पर्ची आती है जिसके अंदर एक ऐसा नाम आता है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है वो बदल दिया जाता है, और ऐसे लोगों से वो ऐलान किया जाता है जो कि वो कद्दावर नेता और वो जो मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं। तो ये बीजेपी की स्थिति है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मामला अलग है। अगर कोई लोकल लीडर को लाते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार ये भी उस सीएम पद के दावेदार को स्वीकार करेंगे, क्या उसके नीचे काम करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जो आला कमान है ये सारी चीजें सोच रही है। वहीं नीचे दो पावरफुल लीडर्स है जिसके अंदर एक एनसीपी है, एक शिवसेना है, क्या उनके ऊपर वो नया जो सीएम आएगा वो कंट्रोल कर पाएगा? इस तरह के अलग अलग कई मामले हैं जिसको लेकर के अब तक सोच विचार चल रहा है। मुझे लगता है कि आज या कल के अंदर ये सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएगी आखिरकार के विधायक दल मतलब का नेता जो है वो कौन रहेगा। और 5 तारीख को ये माना जा रहा है कि आजाद मैदान, मुंबई के आजाद मैदान में यानी सीएसटी के करीब जो आजाद मैदान है टर्मिनस के करीब, वहां शपथ विधि हो सकती है। इस तरह की बातें अब तक चर्चा में आ रही है। पहले सुनो, हम आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले सुधीर जी आपसे एक सवाल है। जैसा कि इकबाल सर ने कहा कि पिछले 3-4 अगर चुनावों को देखें तो एक नया पैटर्न हुआ है बीजेपी की तरफ से, चाहे आप छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, जितने बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और जो भावी मुख्यमंत्री या जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनकी स्टेट में अपनी एक दमदार उपस्थिति रही है, तो जब मुख्यमंत्री की बात आती है जीतने के बाद तो एक पर्ची निकलती है और पर्ची उससे निकलवाया जाता है जो संभावित मुख्यमंत्री होता था या मुख्यमंत्री था। क्या देवेंद्र फडणवीस पर्ची निकालेंगे या उनके लिए निकाली जाएगी? विपिन जी, मैं इसके पहले इकबाल जी से आपने सवाल पूछा था, इकबाल भाई ने एकदम सही बात की। इसकी बात को जोड़ते हुए इस पर्ची पे मैं आता हूँ जी। 11 विधानसभा चुनाव 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने जीते हैं। जी। और आपको बता दें कि वो 11 राज्य में से 10 राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत में सरकार में आई थी। बावजूद इसके अगर आप चाहे राजस्थान देख लें, चाहे मध्य प्रदेश देख लें, चाहे हिमाचल प्रदेश का देख लें, उत्तराखंड का देख लें, इसके पहले जब अभी हाल में छत्तीसगढ़ के नतीजे आए, इस तरह जितने भी उड़ीसा के नतीजे आए, एक उड़ीसा का नतीजा ऐसा था कि जहां चौथे दिन मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी गई। अन्यथा बीजेपी हर मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगभग हर राज्यों में लिया है। तो हमें महाराष्ट्र के संदर्भ में ये कहना कि ये राजनीतिक दबाव यहाँ की उठापटक की वजह से ये नतीजा आ रहा है या ये हो रहा है, तो ये कहना थोड़ा सा बेमानी होगी। बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है, वो हर राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले पूरा होमवर्क करती है। और ये आज नहीं, पिछले 11 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगभग एवरेज देखेंगे तो 7 से 8 दिन का समय केंद्रीय नेतृत्व लेता रहा है। तो ये कहना कि महाराष्ट्र के संदर्भ में ये लेट हो रहा है, ये थोड़ा सा फिर हम अतीत को देखकर उसको खंगालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रही बात पर्ची की, तो इस पर्ची के सवाल पर फिर जी एक बात आपको बताऊं, थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 2014 के चुनाव में लोकसभा में भारत बीजेपी को पूरे भारत में अभूतपूर्व बहुमत मिला। उसके 6-7 महीने बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था। एक वाकया आपको बताऊं, बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता से सुनने को मिला था और उसकी तस्दीक मैंने आरएसएस के उस नेता से की थी जो कि राइट हैंड माने जाते हैं यहाँ ही बीजेपी के एक दूसरे कद्दावर नेता के। घटना थी कि आपको अगर याद होगा, लोकसभा की अंतिम रैली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी वो नितिन गडकरी के लोकसभा क्षेत्र में हुई थी और वहां के बाद से वो दिल्ली चले गए थे। 4 बीजेपी के कद्दावर नेता एयरपोर्ट पर उनको छोड़ने गए थे और उन चारों नेताओं से नरेंद्र मोदी ने ये पूछा था कि महाराष्ट्र के लोकसभा के नतीजे क्या होंगे। आपको बताऊं, 12 लोकसभा सीट से लेकर 20 लोकसभा सीट तौड़े ने सबसे ज्यादा बताया था कि हम 20 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। और जब क्योंकि उस समय भले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन उन सब में सबसे जूनियर माने जाते थे और सबसे अंत में उन्होंने इनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी हम 40+ आ रहे हैं। सभी लोग अवाक रह गए थे। देवेंद्र
फडणवीस ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं और 40 से ज्यादा हमारे सांसद आ रहे हैं। मैं होमवर्क कर रहा हूँ, हर जगह गया हूँ और जितनी लोकसभा सीटें हैं लगभग हर लोकसभा सीट पे 1 से 2 बार मैंने जनसभाएं की हैं। जो हमारा फीडबैक है वो 40 से ज्यादा लोकसभा सीटों का है। एक बानगी हुई। उसके बाद अगर याद होगा विधानसभा चुनाव के वक्त इन्हीं 3 राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे से झुककर समझौता करके विधानसभा चुनाव में उतरा जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस इकलौते ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 100+ बीजेपी अकेले आएगी। देवेंद्र फडणवीस के उस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओन किया था और उन्होंने जो कहा उसको करके साबित किया। तीसरी चीज एक आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि इकबाल जी ने कहा, बस उसी की बात कर रहा हूँ कि जितना पॉलिटिकली दिल्ली का इंपॉर्टेंस है, आर्थिक राजधानी होने के नाते मुंबई और महाराष्ट्र का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। जी बिल्कुल। अब आपको इस तीसरे बिंदु पे लाता हूं। देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी के इतने खास क्यों बने, ये बैकग्राउंड में जो लेके जाना चाह रहा हूं, उसकी तीसरी वानगी आप सुनिएगा। 2014 के चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को लेकर चुनाव के अंतिम समय पर, अगर जिस नारे की बात अभी इकबाल जी ने की कि दिल्ली में नरेंद्र और देवेंद्र का जो नारा लगा था, वो महाराष्ट्र में देवेंद्र, यस, ये 15 दिन के विधानसभा चुनाव के अंतिम समय पे लगना शुरू हुआ था और इसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और वो अमित शाह के जरिए मैसेजिंग कराई गई और धीरे धीरे चुनाव प्रचार के दौरान ही यहाँ के वरिष्ठ जो नेतृत्व था उनको कहीं कहीं मानसिक तौर पे तैयार कराने की कोशिश की जाने लगी थी कि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा होंगे। अब उस समय अंतिम मुहर लगाने के लिए आरएसएस के कुछ वरिष्ठ लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फीडबैक लेने की कोशिश की थी कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कौन ऐसा नेता है जो कि शरद पवार के प्रेशर में नहीं आएगा या उनसे एकदम उस लीग से हटकर एक राजनीति करेगा। और अगर आपको याद होगा उस समय जब मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हो रहा था या चर्चाएं चल रही थी तो नितिन गडकरी नंबर 1 नाम चल रहा था, लेकिन आपको बताया कि आरएसएस का ये फीडबैक था कि कहीं न कहीं नितिन गडकरी भी नितिन, हाँ, एकनाथ खड़से एक बड़ा नाम था, 2 से 3 बार विधानसभा के वो विपक्ष दल के नेता रह चुके थे। बावजूद इसके मोदी की पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमारा जो नेतृत्व महाराष्ट्र में खड़ा हो वो शरद पवार से मोबिलाइज नहीं हो, शरद पवार से आंख में आंख डालकर बात करे। तो आरएसएस ने ये फीडबैक दिया कि जूनियर लेवल का ही कोई एक नेता है, लेकिन वो अब तक की राजनीति में शरद पवार से कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं होता और यही वो वजह थी कि तमाम सीनियर नेताओं के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को चुना था। अब बात पर्ची की आपके अंतिम सवाल पे आके मैं रेफर करूंगा कि जहां जहां पर्चियां निकली है ना, केंद्रीय नेतृत्व वहां के बहुचर्चित नामों के साथ कहीं न कहीं असहज सा रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी के आज भी बेहद खास है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद जब वो अपनी रेजिग्नेशन की बात किए थे तो सीधे नरेंद्र मोदी ने ये मैसेज दिलाया था कि आपको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देवेंद्र के इक्वेशन बहुत बेहतर है और 5 साल एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे हैं जो गैर मराठा होकर उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया, जबकि ऐसा नहीं कि अस्थिर करने की कोशिश शरद पवार या विपक्ष की तरफ से नहीं की गई है। आप गौर करिएगा कि देवेंद्र फडणवीस के दौरान ही मराठा आरक्षण का विवाद आया, सड़कों पर आए, लेकिन वो सब कुछ मैनेज करते हुए उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया और एक सफल सरकार भी चलाई। तो इस बार पर्ची का खेल इसलिए थोड़ा सा महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक नहीं दिख रहा है उपेंद्र जी। उसकी वजह यह है कि वो केंद्रीय नेतृत्व की भी पसंद है और खासकर टॉप केंद्रीय नेतृत्व की, मैं अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे कई बार देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते असहज रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से आज भी उनका केमिकल इक्विलिब्रियम बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन चुनावी नतीजे आ रहे थे, मेरी अपनी जो जानकारी आरएसएस के जरिए है, उसी दिन ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व को कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी देवेंद्र फडणवीस प्रासंगिक है और अगर उनको लेकर निर्णय लिया जाएगा तो
तो आने वाले समय में जो 2029 में बीजेपी की अपनी रणनीति या लक्ष्य है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ ही पूरी हो सकेगी। तो इसमें किसी चर्चा पर्चा और खर्चा का मुझे नहीं लग रहा है उतनी वानगी है। हाँ, एकनाथ शिंदे नाराज है, उनको लेकर निश्चित तौर से जल्द इस पर बीजेपी अपनी तरफ से उनको मना लेगी। उपेंद्र, सोनू, आपके पास आते हैं। अभी इकबाल मदनानी जी ने एक बात कही थी, ये हम लोग दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है कि राजनीति में चूंकि ऐसा होता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आकर प्रत्यक्ष रूप से अपनी बातों को रखते हैं। ऐसे ही आलाकमान भी रख रहा है कि जब दो बैठकें हो गई केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ, तो आखिर क्या दिक्कत आ रही है कि मुख्यमंत्री की घोषणा करने में दिक्कत हो रही है? क्या आलाकमान ये प्रेशराइज कर रहा है एकनाथ शिंदे के जरिए कि एकनाथ शिंदे प्रेशर बनाए ताकि उनके ऊपर न आए? जैसे आरएसएस के पास भी ये संदेश जाए कि इसमें एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, आलाकमान की तरफ से नहीं। अभी इकबाल जी ने ये कहा, ये दिल्ली में भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। वहां क्या चल रहा है महाराष्ट्र? देखिए, महाराष्ट्र की ये जो बात है कि एकनाथ शिंदे जो है वो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जो है वो सहज नहीं है और वो उनके बात नहीं मान सकता, इस सारी चीजें मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में नहीं हो रही है। जो इन तीनों के दलों के बीच जो सबसे पहले महाराष्ट्र में चर्चा हुई है वो ये चर्चा हुई है कि पहले हम लोग ये मीटिंग करेंगे कि किसे कौन सा और कितना मंत्रालय मिल रहा है, पहले वो तय किया जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ये तो देखिए मैसेज सभी को क्लियर कर जा चुका है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अजित पवार ने इसे एक्सेप्ट कर दिया और समर्थन भी दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने अभी तक खुलकर अपना समर्थन नहीं दिया है। उसके पीछे का भी कारण यही है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और अब उनके लिए सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड होगी कि वो बगैर नाराजगी दिखाए हुए इस पोस्ट को, इस सारी चीजों को एक्सेप्ट कर ले। वो अपने जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कम से कम उन्हें भी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमसे मुख्यमंत्री का पद छीना गया, उससे हम खुश नहीं है, हमने भी अपना विरोध जताया है। तो अपने पार्टी के अंदर भी जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो विधायक जीत कर आए हैं, उनके अंदर भी एक मैसेज देने की कोशिश एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है और एकनाथ शिंदे जो है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि जो सिचुएशंस बनी हुई है उन सिचुएशंस में उनके बगैर भी सरकार बन जाएगी। 145 बहुमत का आंकड़ा है, अगर अजीत पवार के साथ भी जा रहे हैं तो 175 का आंकड़ा बीजेपी के पास आ जा रहा है। तो ये सरकार बनाने के लिए काफी अच्छी सिचुएशन है। ऐसे में एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उन्हें ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में ये एक तरह से बताने की कोशिश कर सके या फिर मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि देखिए हमने नाराजगी जाहिर की, हमने बार्गेनिंग की, हम कहीं झुके नहीं और हमने जो है सिचुएशन के हिसाब से फैसला लिया। तो एकनाथ शिंदे की हालत इस वक्त वैसी नजर आ रही है। अब यही सोचिए, जिस तरह से मेरे ख्याल से दोनों ही हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने हमें बताया कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा दूसरा कोई नाम बीजेपी अगर लेकर आती है तो क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उसके अंतर्गत काम करेंगे? चलिए एक बार एकनाथ शिंदे को तो हम समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो मैनेज भी हो जाए, लेकिन अजीत पवार जैसा नेता, क्या लगता है आपको कि क्या अजीत पवार जैसा नेता किसी जूनियर जो है एमएलए के अंतर्गत काम करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस, देखिए सुनो राजनीति क्या है। राजनीति आज बीजेपी की ये स्थिति है कि अगर कोई बीजेपी के पाले में कोई एक आ जाता तो दूसरा वो निष्क्रिय हो जाएगा, है कि नहीं स्थिति? अगर आज एकनाथ शिंदे स्वीकार कर लें किसी नए मुख्यमंत्री को तो अजीत पवार अगर रहे या ना रहे फिर भी वो सत्ता में रहेंगे। ये कहना कि भाई डेफिनेटली आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी सीएम के रूप में काम किया नहीं किया? देखिए देवेंद्र फडणवीस की वो मजबूरी थी। देवेंद्र फडणवीस वो उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उप मुख्यमंत्री बनना, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस ने आखिरी के आधे घंटे में जो है उन्हें फोन करके बताया गया कि आपको भी वहां पर बैठना है। वहां पर उस वक्त 2 कुर्सियां लग रही थी, एक को 3 कुर्सी नहीं लगी थी, 2 कुर्सी लगी हुई थी। हमारा कहने का मतलब है देवेंद्र फडणवीस पार्टी से अलग नहीं है ना जी, लेकिन ये भी सोचिए कि महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस है उनसे
ज्यादा स्ट्रांग बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। अगर देवेंद्र फडणवीस, अगर जो महाराष्ट्र के जो विधायक हैं उन्हें एक इशारा करें तो वो उस फैसले पर मोहर लगाने का काम करेंगे। एक या दो नेता हम छोड़ दें, जिसमें पंकजा मुंडे हो या फिर विनोद तावड़े जैसे नेता जो है, ये अगर इन्हें छोड़ दें तो इसके अलावा महाराष्ट्र में और कोई ऐसा नेता नहीं है जो देवेंद्र फडणवीस की बराबरी करते रहे। और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में इस वक्त हम देख रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस ने तो छोड़ा भी नहीं ना नेता बनने के लिए, जब से उनको कमान मिली। जी देखिए, वो तो राजनीति है। अभी जैसे कि हमारे जो दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जब मुंबई में आकर जब राजनीति उन्होंने शुरू की थी तो वो किस तरह से एक्टिव रहे थे। उस वक्त एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, सुधीर मुनगंटीवार ऐसे बड़े नेता उस वक्त जो है विधानसभा में हुआ करते थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से उन्होंने मुंबई में आए वो, और मुंबई में आने के बाद जिस तरह से खुद की पब्लिसिटी की, जिस तरह से वो खुद होकर हर एक मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते थे, उन्होंने एक रास्ता अलग अपनाया और उस रास्ते के जरिए वो ज्यादा पॉपुलर होते चले गए। और उस रेस में उस वक्त हमने देखा कि एकनाथ खड़से हो, फिर सुधीर मुनगंटीवार हो या फिर विनोद तावड़े जैसे नेता हो, ये सभी नेता जो है ये पीछे जाते चले गए और एक जो देवेंद्र फडणवीस है वो आगे जाते चले गए। तो देवेंद्र फडणवीस के अंदर एक खूबी भी है कि वो काफी एक्टिव रहते हैं, वो काफी आक्रामक तरीके से काम करते हैं, वो फैसले भी है काफी अच्छी तरीके से लेते हैं। अगर हार गए तो जिम्मेदारी भी वो डंके की चोट पर लेते हैं और जीत गए तो भी वो जिम्मेदारी डंके की चोट पर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि हारने के बाद कोई और नेता नहीं आया। चंद्रशेखर बावनकुले जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि ये इस पूरी हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं संगठन को वापस अपनी मजबूती से खड़ा करूंगा और विधानसभा चुनाव में जीत के आऊंगा। उसके बाद हमने पूरा का पूरा देवेंद्र फडणवीस का जो काम करने का तरीका है, जो 2010 के बाद से हमें देखने मिला था, उस तरह का हमने उनका काम करने का तरीका देखा और उसका ही नतीजा हमें इस विधानसभा चुनाव में देखने मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ अपने नेताओं को जो है आसपास के नेताओं को कमजोर करना, बल्कि खुद को बड़ा करना और खुद को एक लीडर के तौर पर पेश करने की एक जो काबिलियत है वो देवेंद्र फडणवीस के अंदर बीजेपी में महाराष्ट्र में इस वक्त है। और उनके साथ आरएसएस भी पूरी तरह से खड़ा है। मुझे लगता है कि इकबाल सर इस पर थोड़ी और प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने अपना जो है एक इमेज बनाया है 2010 से जब हम उनको देख रहे हैं, किस तरह से उन्होंने खुद को बिल्डअप किया है। देखिए इकबाल जी इस पे प्रकाश डालेंगे, लेकिन इकबाल जी से एक और सवाल है, उसी में जोड़ लीजिएगा आप। हमारी राय है, जब आप फ्रंट फुट पे आते हैं, जब आपको मौका मिलता है, देवेंद्र फडणवीस को हमें नहीं लगता कि 2014 से पहले हम लोग जानते थे, हम लोग नहीं जानते थे, दिल्ली में बैठे थे, दिल्ली 2014 से पहले जी 2014 से पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन उनको मौका मिला और उन्होंने अपना बताया कि हाँ भाई हमारे पास उस स्किल्स है और पार्टी ने हमें दिया है, तो उन्होंने पार्टी को लाके दिया। 2014 के बाद 2019 में पहले से ज्यादा सीटें आई, 2024 में अब उससे भी ज्यादा सीटें आई। निश्चित तौर से एक बड़े नेता हैं और उनका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उनको भी मौका मिला। जैसे आप एमपी में इतने बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान के अलावा कौन विकल्प था बीजेपी के पास? नहीं विकल्प था। मोहन यादव को शायद ही आप जानते होंगे, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं इसलिए मोहन यादव को हम लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे मोहन यादव को। इकबाल सर, आपसे सवाल है, जो आरोप लगते हैं बीजेपी को लेके कि छोटे भाई की भूमिका में आती है और बड़े भाई को निपटा के खुद ही बड़ा बन जाती है। जब चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव, तो बीजेपी ने निश्चित तौर पे, और या एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और मेरी जो योजनाएं हैं और उसी पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जो वोट दिए होंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पे, उनकी योजनाओं के नाम पे, निश्चित तौर पे गठबंधन था, तो जहां एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता होंगे वो बीजेपी पे भी वोट पड़ेगा, वोट ट्रांसफर हुआ होगा। अब जब उन्हें लगता है कि अब मुख्यमंत्री नहीं है उनका, तो आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि आने वाले चुनाव का सबसे पहला मुद्दा मैं आपको महाराष्ट्र के पीएम पद के चेहरों का बता दूं। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी के पास ऐसा बड़ा नाम नहीं है। चंद्रशेखर बावनकुले है, सुधीर मुनगंटीवार है, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल हो गए, आशीष शेलार, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, ऐसे बड़े बड़े नाम है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है,
जिसको लेकर के ये सवाल खड़ा किया जाए कि बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है और वो करना नहीं चाहती। बीजेपी के पास काफी लीडरशिप है, जो चाहे वो मराठा लीडर्स के नाम पे हो, ओबीसी लीडर्स के नाम पे हो, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कमांडिंग करने वाला जो नेतृत्व है वो मौजूद है। वहीं जी महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि आने वाले दिनों में क्या, देखिए यही एक पेच फंसा हुआ है कि जिसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या करना चाहिए। क्या बड़े भाई की भूमिका और छोटे भाई की भूमिका में छोटा भाई जो है वो हमेशा आगे बढ़ता आया है। 1990 से अगर ये जी पैटर्न देखे तो महाराष्ट्र के अंदर इसी शिवसेना बाला साहब ठाकरे का कंधा इस्तेमाल करते हुए बीजेपी यहाँ राज्य में बड़ी और सेंट्रल में आई। और महाराष्ट्र क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है जो लोकसभा सीटों के हिसाब से, तो बहुत बड़ा असर रहा है इसका, जिसके बाद केंद्र में सरकार बनाई गई। और वहां से लेकर के अगर हम 2014 तक का सफर देखें तो 2014 के अंदर उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनी। लेकिन मैं जी आपको बता दूं 2017 के अंदर जब कॉरपोरेशन इलेक्शन था महानगर पालिका और नगर पालिका का, उसी वक्त जो है शिवसेना समझ चुकी थी कि बीजेपी जो है धीरे धीरे काट करके उनको सपोर्ट ना करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। तभी से ये दरार जो है धीरे 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 करके गहरी होनी शुरू हुई। और 2019 के अंदर जब ये उद्धव ठाकरे को मौका मिला तो वो एक बार मुख्यमंत्री के दावेदार बनने की बात हुई और वहीं से डिस्प्यूट शुरू हुआ और जाकर के हमने देखा कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के सरकार बनाई। जी इसी बार 2024 की अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे खुद भी जानते हैं ये सारे मामले को कि जो हालात शिवसेना से अलग होकर के उनके साथ किया गया है वो उनके साथ भी हो सकता है। देखिए, जी अगर बीजेपी फडणवीस के नाम को लेकर तैयार होती और एकदम बिल्कुल सहमति होती, तो जैसे शिबू सोरेन ने शपथ विधि ली, वहां किसी मंत्री ने शपथ विधि के अंदर शामिल नहीं हुए। उसी तरीके से पहले देवेंद्र फडणवीस को जो है वो शपथ विधि दिलाई जाती और उसके बाद में मंत्री पद की बात की जाती। लेकिन नहीं, खुद अजीत दादा पवार हो एनसीपी के या एकनाथ शिंदे हो, वो जानते हैं कि एक बार शपथ विधि हो गई उसके बाद कुछ होना नहीं है, जिसको लेकर के लगातार मांगे की जा रही है, चाहे वो स्पीकर की भी हो, होम की हो, अर्बन डेवलपमेंट की हो। ये ऐसे बड़े बड़े मंत्रालय है जो जिसके हाथ आएगा तो वहां वो महाराष्ट्र को कमान करेगा। वहीं जी बीजेपी भी जानती है कि इतना आसान उनके लिए नहीं है महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को फिलहाल दबाना, क्योंकि बीजेपी के पास केंद्र के अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं। जी क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो सांसद है वो ज्यादा है। अगर एकनाथ शिंदे बगावत करते हैं तो वहां कुर्सियां केंद्र में हिल जाएगी। उनको पता है अगर केंद्र हमारे पास है तो राज्य हम कहीं से भी हासिल करेंगे, लेकिन अगर केंद्र जी डगमगाया तो सारी चीजें गड़बड़ा जाएगी। अगर एक शिंदे का मसला नहीं है, शिंदे के साथ में कई जो अलायंस है वो अलग अलग तरीके से फिर उनकी शर्तों पे मानना शुरू हो जाएगी। शायद यही एक कारण है कि बहुत शांति से इन सारी चीजों को समझा जा रहा है और आगे कदम उठाया जा रहा है। इतना आसान नहीं है उनके लिए भी जितना हम गणित समझ रहे हैं कि ऐसा दबा हुआ है। एकनाथ शिंदे बिल्कुल दबे हुए नहीं। एकनाथ शिंदे अपने आप में इस वक्त तक तो मुझे लगता है पावरफुल स्थिति में है। वहीं देवेंद्र फडणवीस की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छे लीडर है, महाराष्ट्र के अच्छे नेता है, अच्छी पकड़ रखने वाले नेता है, लेकिन इंटरनल उनके साथ में जो राजनीति की जा रही है उनके अपने लोगों द्वारा वो बहुत भयावह है। वो खुद जानते हैं कि बाहर से ज्यादा उनके साथ उनके घर के अंदर जो है वो लड़ाई हो रही है। वही जो अलायंस है बीजेपी का वो 2014 से लेकर के अब तक जो स्थिति है उसको देख रहा है कि जहां जहां बीजेपी के साथ लोगों ने गठबंधन किया है वहां पार्टी का नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका है या है तो उस स्थिति में है जहां उनके हालात ठीक नहीं है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करे, बिहार की बात करे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों की, ऐसे हरियाणा, ऐसे कई हम राज्य गिन सकते हैं, तमिलनाडु से लेकर के हर वो जगह जहां बीजेपी के साथ लोगों ने अलायंस किया और स्थिति जो है वो उस लेवल पे आ गई कि वो कहीं के नहीं रहे। इस बार ही अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले के अंदर अपनी 272 की जो संख्या है वो पूरा करने के मामले में लगी हुई है। वो किसी तरीके से, चाहे वो जनता दल की सूरत में हो या चाहे एकनाथ शिंदे की सूरत में हो, ये भी एक इंटरनल लड़ाई है जिसको लेकर के वो जी पावर में आ सकता है। तो ये सारे ही समीकरण जो है वो एकनाथ शिंदे भी ध्यान रख रहे हैं, जहां बीजेपी ध्यान रख रही है। तो इसीलिए उनका मानना है कि अगर केंद्र में वो बने हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। दूसरा, बिल्कुल बीजेपी निश्चित के तौर पे अंदर अमित शाह और एकनाथ शिंदे का जो मतलब तालमेल है वो भी बड़ा सुप्रभ है। वही सबको पता है कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के रिश्ते कैसे हैं। भले ही हालांकि मोदी जी ने कह दिया हो कि अमित शाह बनना चाहिए, लेकिन हम देखें, जी राजस्थान देख ले, हरियाणा देख ले, सिर्फ सबसे ताकतवर जो है वो अमित शाह गुजरे और अमित शाह की पर्ची पर सरकार बनी।
वहां मुख्यमंत्री बनाया जी गया। बिल्कुल। देखिए अमित शाह जो है राज्य के देश के गृह मंत्री है, आप उन्होंने ये मैसेज भी प्रधानमंत्री को देना उचित समझा था कि चाहे वो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री की रैली जहां रही हो वहां कुर्सियां खाली थी। अगर देश का एक होम मिनिस्टर ये मान ले कि प्रधानमंत्री के शो के अंदर एक भी कुर्सियां खाली नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुर्सियां खाली रहती। यानी कि वो ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई थी कि अब आपका जादू नहीं चल रहा है, आप संभल कर रही है, यानी कि न चाहते हुए भी एक तरीके से रोक लगा दिए। तो ये इससे इनकार इस वक्त नहीं है कि आप सबसे पावरफुल जो है वो अमित शाह देश के अंदर है और वही डिसाइड कर रहे हैं कि सरकार क्या होगी, कैसे होगी। भले ही बीजेपी आरएसएस जो है वो उनसे नाराज है, महाराष्ट्र के अंदर उनको सभा नहीं करने दी, उसके बावजूद आप देख रहे हो कि अमित शाह अपनी सारी चीजें बहुत आराम से मनवा रहे हैं और लगातार उनके काम कर रहे हैं। जैसे सुधीर जी ने कहा कि 2% मैं मान रहा हूं कि, लेकिन फडणवीस के लिए मुद्दा उन्होंने वहां सामने लाके खड़ा कर दिया, मराठी वर्सेस ओबीसी। एक डर दिखा करके इस लेवल का अपना जो है वो नेता बिठाना चाहते हैं जो सुबह शाम जो है सारी चीजें पूछ कर करे। मामला यहाँ रह करके चीजें नहीं संभालनी है, वहां से कंट्रोल में रहने वाला मुख्यमंत्री चाहिए जो उनके इशारों पे काम करे। हालांकि जो भी चीजें होनी है महाराष्ट्र के अंदर वो दिल्ली से ही होनी है और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता है जो इनकी अब तक कमांडिंग पूरी तरीके से मानते नहीं थे, जिससे लेकर के अमित शाह नाराज है। और अमित शाह यही एक कारण है कि 2019 के इलेक्शन के बाद भी जब अजीत दादा पवार हो या एक नाथ शिंदे के साथ सरकार बनी हो, सीएम पद का दावेदार उनको नहीं बनने दिया। इस बार भी इतना आसान अगर होता तो मुझे लगता है अब तक शपथ विधि हो चुकी होती, नाम की घोषणा कर दी जाती, लेकिन नहीं की गई है। इसके साफ संकेत है, भले ही सुधीर जी ने कहा कि अलग अलग राज्यों के अंदर उन्होंने इतना वक्त लिया है, लेकिन उन राज्यों में और यहाँ के राज्यों में फर्क ये है कि यहाँ आपकी जीत जो है वो खुले तौर पर आपको समझ में आ रही है किस नेता से हुई है, कैसे हुई है, देवेंद्र फडणवीस का क्या रोल रहा है, आरएसएस का क्या रोल रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में ही आरएसएस जो है वो उसका मुख्यालय है, यानी कि पूरे अगर इंडिया को जो कवर कर रहा है आरएसएस, उसमें भूमिका निभाई है। लोकसभा में जहां आप पिछड़े हुए थे वहां आरएसएस को इस बार मैसेज दिया है आपको कि इतनी जो सीटें आई है उसका सबसे बड़ा कारण जो है और सबसे बड़ी मेहनत जो है आरएसएस की रही है। उनके ही चहीते देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन उसका नाम घोषित नहीं किया जा रहा है, यानी कि कोई खींचातानी का मामला अब भी चल रहा है। और इसमें अब तक जो है ताकतवर नेता के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस माने जा रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि एंड वक्त पर अमित शाह या इस तरह के ताकतवर लोग अचानक कोई नाम बदल करके कोई दूसरा नाम ले आते हैं तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी उसे। सुधीर जी, जैसा जैसा इकबाल सर ने कहा कि क्या अगर देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हैं तो क्या ये निश्चित है कि ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगी? क्योंकि 2014 से 2019 तक आखिर यही हुआ राजनीतिक गलियारों में। शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच दूरियां इसीलिए बढ़ी, उन्होंने अपने हिसाब से सरकार चलाई। अगर 100% था तो 60-40 का रेशियो था, लेकिन दिल्ली चाहती है कि उनके हिसाब से सरकार चले। अगर देवेंद्र फडणवीस अगर फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या ये है कि क्या दिल्ली से कमांड नहीं होगा उनके ऊपर? देखिए उपेंद्र जी, 2014 से 19 का जो आपने जिक्र किया, निश्चित तौर से उस दरमियान दिल्ली और मुंबई के बीच में डिस्टेंस बनी थी और यही वजह से कि 2 से 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरव्यू करना पड़ा था। और अभी पब्लिक डोमेन में कहना सही नहीं होगा, शायद इकबाल जी हो या शायद वो सारे लोग जो राजनीति को गंभीरता से देखते समझते हैं वो मेरे उस इशारे को समझ जाएंगे कि उसी के निराकरण की वजह से देवेंद्र फडणवीस ने महाडा नाम की संस्था को केंद्रीय नेतृत्व के उस कार्य के लिए सौंप कर आवंटित कर दिया था, जिसके बाद लास्ट के 1.5 से 2 साल तक दिल्ली और मुंबई का जो खिंचाव था वो काफी कम हो गया या कहने उसको न्यूट्रलाइज किया गया। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता रहे हैं जो यहाँ के एक मास लीडर हैं, लेकिन अभी तक इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का सीधे तौर पर भ्रष्टाचार या किसी भी सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप नहीं लगा सकता। और जो दिल्ली और मुंबई के बीच में खिंचाव था वो इसी तरह के कुछ मुद्दे को लेकर था जो पब्लिक डोमेन में कहना सही नहीं होगा। बस ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र की उस जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ की एक संस्था को दिल्ली के नामित भी कर दिया था, वो है महाडा। और आपको बताएं कि लास्ट के 2 साल में
म्हाडा के चेयरमैन सीधे दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से बात किया करते थे और उनके निर्देशों का पालन म्हाडा के जरिए हो जाया करता था। तो ये बात तो सच है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में 2014 से 2019 के बीच में खिंचाव रहा था, लेकिन उस खिंचाव के बावजूद आप सोचें कि नरेंद्र मोदी से देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते किस तरह से रहे कि हरियाणा आप देख लें, उत्तराखंड आप देख लें, जहां दो बार मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन जी यहाँ मराठा रिजर्वेशन की तमाम राजनीति, तमाम विरोधों के बावजूद, अमित शाह से उनके खटपट और खिंचाव के बावजूद उन्होंने अपना पूरा टेन्योर किया। ये बहुत बड़ी बात है। रही बात आज के परिदृश्य में, तो मैं इकबाल जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि क्रिकेट और राजनीति का दिशा एक ऐसी पिच है जिसपे अगली उगली कौन सी आएगी, इस पे कोई भी व्यक्ति 100% कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ कुछ नहीं कर सकता। और खासकर तब से जब से 2014 से ये दोनों दिल्ली लूटियंस में अहमदाबाद की एंट्री हुई, तो आपको बता दें, आप वहां रहे हैं और रह रहे हैं, तो दिल्ली लूटियंस की खबरें और दिल्ली के राजनीतिक गलियारे की एक भी भविष्यवाणी पिछले 12 सालों में सही साबित नहीं हुई। ये मैं दावे के साथ मुंबई में बैठ के बोल सकता हूँ। अदरवाइज जी वहां दिल्ली लूटियंस के पत्रकार और दिल्ली लूटियंस की लॉबी, महाराष्ट्र और यूपी और स्टेट इलेक्शन की तो छोड़ दें, सेंट्रल की कैबिनेट की पॉलिटिक्स, सेंट्रल कैबिनेट की पोजीशनिंग तक दिल्ली लूटियंस तय किया करता था। और यही वो दिल्ली लूटियंस की दिक्कत है 2014 से लेकर आज तक 10 सालों में, कि अब कहां वो उसको इतना ज्यादा प्रभावित करते थे, आज पीएमओ, होम मिनिस्ट्री या लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो रहा है, प्रेस रिलीज के अलावा दिल्ली लूटियंस के लोगों की हालत सच्चाई है कि खिंचाव होगा, खिंचाव है भी। और ये भी सच है, जैसा आप भी करें, कि राजनीति में किसी भी चीज को 100% कन्विक्शन के साथ नहीं बोला जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हर पार्टियों की अपनी एक आने वाली योजनाएं होती हैं, अपनी एक पुरगामी योजनाएं होती हैं। 2029 के लिए बीजेपी ने जो लक्ष्य महाराष्ट्र को लेकर निर्धारित किया है, क्या वो देवेंद्र फडणवीस के बिना पूरी हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जिस व्यक्ति को अगर किसी भी नाम से अमित शाह या प्लान बी या प्लान सी के साथ यहाँ लाया जाता है, तो उनके लिए वो फायदे का सौदा होगा या नुकसान का। आपको बता दें कि इस तरह के चुनाव के बाद लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, अगर आप इतनी उठापटक करेंगे तो आपका जो कार्यकर्ता है वो नाराज होगा। और आपको बता दो, ये कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव में उतनी मजबूती से नहीं उठा था, और यही वजह है कि आरएसएस को अपना कंधा लगाना पड़ा इस विधानसभा चुनाव में। तो क्या बीजेपी एक बार फिर से, जो सबसे बड़ा मास लीडर है, जिसने बीजेपी के यहाँ के कोर पन्ना कार्यकर्ता से लेकर एमएलए तक को इतना एक्टिवेट किया और उनको जिस दिन से चुनावी रणनीति में और चुनावी जंग में झोंका है, उस सबसे बड़े चेहरे को आप उपेक्षित करेंगे, ये थोड़ा सा अभी बचने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं, उपेंद्र जी। हाँ जी। अब वो 5 तारीख को 5 दिसंबर को ये तय हुआ है कि नया मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र का, देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो या कहे नहीं कहे कोई नया चेहरा है। लेकिन जो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है बार बार अप्रत्याशित जीत को लेकर, आप लोग वहां बुद्धिजीवी हैं, वहां का इतने दशकों से 2 दशक से आप राजनीति कवर कर रहे हैं, इस चुनाव के परिणामों को आप कैसे देखें जब ये रिजल्ट आए? तो आपका सवाल मुझसे है उपेंद्र जी? इकबाल जी से, आपसे भी, ये सेम दोनों लोगों से। सुधीर जी बता दीजिए पहले। उपेंद्र जी बताओ, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 किलोमीटर टहला हूँ और सिर्फ मैं उत्तर महाराष्ट्र में जा सका था चुनाव के दौरान। मुझे ये जरूर था, और अगर आप देखेंगे तो मैं अपने सोशल साइट पे लिख भी चुका हूँ कि मेरा अपना अनुमान था कि 160 से 170 तक महायुति चुनाव में अपने रिजल्ट ला सकेगी, जो उत्तर महाराष्ट्र में घूमने के बाद मेरा अपना एक आकलन था। क्योंकि
उनका डिवीजन में बीजेपी की सीट उतनी बुरी नहीं थी। मुझे ये मालूम जी था कि 64 सीटें जो विदर्भ क्षेत्र से आती हैं, उस पर महाराष्ट्र की खानदेश की सीटें ज्यादा मायने रखती हैं, वनस्पति, कोंकण, मुंबई और ठाणे के बेस को लेकर। और जी वहां पर जिस ढंग का मैनेजमेंट हुआ, आपको बता दें, दरअसल महाअघाड़ी ने, मुझे ऐसा लगता है कि एक जीती हुई बाजी हाल ही में परत कर महायुति को दी है। आपको बताया हम्म कि चुनाव के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद जिस ढंग से वोट देहात का मुद्दा, सच बताऊं, बीजेपी के पार्टी के नेताओं को तो नुमानी जी की तस्वीरें अपने पार्टी कार्यालय में लगानी चाहिए, उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और सबसे खास बात यह हम्म है कि बीजेपी जिस ढंग से उनका जो कोर वोटर है वो हिंदुत्व के नाम पर ही जगता है। और एक राहुल गांधी को छोड़ दें, जिनको लोग राजनीति का कच्चा खिलाड़ी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वो एकमात्र व्यक्ति थे जो लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के अंतिम चुनाव प्रचार तक अपनी लीग से हटे नहीं थे। लेकिन हम्म बीजेपी के महाअघाड़ी के अन्य नेताओं को ऐसा लगा कि उनका जो अपना वोट बैंक यहाँ पर है वो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन अगर मुसलमान समुदाय का वोट और पोलराइज्ड होकर उनके पक्ष में पड़ता है और इसकी मैसेजिंग आम मतदाताओं तक पहुंचेगी तो उनके लिए ये और फायदेमंद होगा। लेकिन आपको बताएं, ये महाअघाड़ी के लिए अपने आप में हिट विकेट जैसी बात साबित हुई। दूसरा जो हम्म सबसे बड़ा मैं इम्पैक्ट इस महाराष्ट्र के चुनाव में देखता हूँ, बीजेपी लोकसभा चुनाव हार के आई थी, उन्होंने उन सारी बिंदुओं को न सिर्फ मैन टू मैन मार्क किया, बल्कि उन 6 महीनों में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। लेकिन जी अघाड़ी वही परंपरागत जो 1950 से लेकर अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ते आ रही है, उसी पैटर्न से, चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात करें या शरद पवार की बात करें या कांग्रेस की बात करें। मैं आपको बताऊं, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट भी हूं, मैं ये चुनाव के दरमियान ये देख रहा था कि यूबीटी पार्टी की तरफ से 3 से 4 घंटे में तो प्रेस रिलीज आ रही थी उपेंद्र जी। तो आप समझे कि हम्म उन्होंने इस चुनाव को कितना लाइक लिया। उनको ऐसा लग रहा था कि लोकसभा के जो नतीजे हैं 6 महीने में कुछ बदलना नहीं है और जनता हमें हम्म अब सिंहासन देने के लिए तैयार बैठे, उन्हें सिर्फ अपना उम्मीदवार खड़ा कर देना है। तीसरी जो चीज मुझे सबसे अहम लगी कि बीच चुनाव के बीच ही जिस ढंग से मुख्यमंत्री पद को लेकर खासकर कांग्रेस और यूबीटी में सिर्फ फुटबॉल शुरू हुई, वो भी जनता के बीच एक गलत मैसेज गया। तो चुनाव के 3 मुद्दे, पोलराइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा था, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की कमी, लाडली बहन योजना मैंने अपना कार्य कर दिया था। इसके पहले जब मैं पहली बार आपसे चुनाव यहाँ मुखातिब हुआ था, तब मैंने आपसे कहा था कि 1 से जी जी 2% का अंतर लोकसभा चुनाव के नतीजों को बदल देगा। और आप सोचें, 12% जब ज्यादा वोटिंग होती है, और वो वोटिंग पैटर्न ये भी बताता है कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग ज्यादा हुई, तो नतीजे तो उसी दिन डिसाइड हो गए थे। हालांकि 23 तारीख को उसकी घोषणा हुई, लेकिन अगर ये वोटिंग पैटर्न आरएसएस के लॉबिंग के हिसाब से बढ़ रहे थे तो चुनावी नतीजे उसी दिन डिसाइड हो गए थे, जिसमें 20 तारीख को महाराष्ट्र में अभूतपूर्व वोटिंग हुई थी। जी इकबाल सर। देखिए उपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों से सुधीर जी की सहमत हूँ, कुछ चीज़ों से बिल्कुल। जैसे कांग्रेस की नाकामी, यानी कि खास करके कांग्रेस लीडरशिप की, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स हैं वो लोकसभा इलेक्शन के बाद ये मान चुके थे कि सरकार जो है उन्हीं की आने वाली है, जिसको लेके वो शेरवानी और सूट पिलाने में लग गए। दूसरा, जो उनके अपने अलायंस थे उनके साथ, हाँ, उनके अपने अलायंस के साथ के अंदर वो अपना तालमेल नहीं कर पाए सही रिश्ते सारी चीजों को लेकर। आप देखिए कि जहां पर राहुल गांधी तक की बात की, राहुल गांधी का जो शो रहा बहुत कामयाब अपने अलायंस के साथ रहा। मुझे लगता है कि ये इस तरह के अलायंस के शो इंडिया अलायंस के खास करके महाराष्ट्र में 3 से 4 होने चाहिए थे, जो कि नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप ये मान ही रही थी कि वो जो जीत के आ रही है तभी सबसे ज्यादा सीट लेने के चक्कर में थी, और मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उसी मारामारी के अंदर वो जो है सत्ता के अंदर ध्यान नहीं दे रही थी कि हम कहाँ मार खा रहे हैं। बीजेपी जो है हालांकि इस पूरे मामले के अंदर निगाह टिका के रखी हुई थी, आरएसएस उसके अंदर सारी रिश्ते जुड़ गया था, इसमें भी कोई इनकार नहीं। लेकिन ये कहना कि इतनी बड़ी जीत होगी
ये किसी को भी आइडिया नहीं था, खुद बीजेपी और बीजेपी की लीडरशिप को नहीं था ना उनके अलायंस। अगर इतनी बड़ी जीत उम्मीद होती तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अपने लोगों को एकनाथ शिंदे के गुट में और अजीत दादा के गुट के अंदर चेहरे नहीं उतारती। वो अपने बल पर एक बहुत मोटे लेवल से सीट जो है वो अनाउंस करके लड़वा लेती और जीत लेती। बीजेपी के अंदर खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बगैर अलायंस से हम सत्ता बनाने के लायक नहीं। ये तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उनका। यानी कि बीजेपी खुद भी मान रही थी कि ये सत्ता जो है इतनी आसान नहीं है। अच्छा, जमीन में महाराष्ट्र में घूमने वाले जो लोग हैं वो भी ये कांटे की टक्कर बता रहे थे। ऐसा कोई लीडर नहीं है, कोई पार्टी नहीं है जो ये कह रही हो कि क्लीन स्वीप होकर के हम बाहर आ रहे। जमीनी हकीकत पता लग जाती है। 2014 के अंदर जो है माहौल ऐसा था जिसके अंदर समझ में आ रहा था कि मोदी लहर चल रही है। इस बार तो जो है आपने ये बताया कि मोदी लहर से बड़ी लहर है राज्य के अंदर, यानी कि मोदी का कद भी जो है वो छोटा करके देवेंद्र फडणवीस के कद और एकनाथ शिंदे के कद पर आपने बता दी चीजें होगी। दूसरा आपका कहना है कि लाडली बहना योजना इतनी सफल रही कि 1500 रुपये के अंदर जो है हम कुछ भी कर सकते हैं। शहरों के अंदर अगर कोई मजदूरी भी करने जाता है, चाहे वो महिला हो, तो भी कम से कम वो दिन में 700-800 रुपया कमा लेती है, उनकी मजदूरी है। तो 1500 रुपया मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा मामला था। हाँ, कुछ फर्क गांव खेड़ों में जरूर पड़ा है। देखिए, विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया, जहाँ किसान परेशान था, उनकी हालतें खराब थी, सोयाबीन और इन सारी चीजों को लेकर के, कपास को लेकर। क्या आप ये मानते हैं कि मतलब वो सारी चीजें हम भूल करके वोट में जाके डाल के आ गए? नहीं। आप इलेक्शन के दिन इलेक्शन कमीशन को देखिए कि वो 5 बजे तक 58.22% जो है वोटिंग बता रहे हैं। अचानक कुछ घंटों के बाद में वो कुछ 65 या 66% मेरे ख्याल से 66.2% है मेरे ख्याल से। 76 लाख वोट बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा फरमान उनका आया उसके अंदर 66.05% हो गया। यानी कि तकरीबन 75-78 लाख वोट जो है वो आपके अचानक बढ़ गए। अच्छा, ये 75-78 लाख अगर वोट की हम बात करें तो अगर इसको 288 सीट के अंदर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 22 से 25 हजार एक एक क्षेत्र में पड़ते हैं। 1 मिनट का भी एक वोट गिनोगे तो कितनी मिनट हुई? अगर हम बहुत फास्ट गिने, 1 मिनट के अंदर भी एक गिने, तो 22,000 के लिए आपने कितने घंटे लिए? उसका कोई जवाब नहीं है। महाराष्ट्र के 95 सीट के अंदर खुद आपके लोकमत ने ही बता दिया है कि ऐसी मशीन है जिसके अंदर 95 सीट ऐसी है जिसके अंदर जितने मत डाले गए या तो उससे ज्यादा निकले हैं या तो उससे कम निकले हैं जी, जिसका जवाब अब तक इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं है। अच्छा, जो वोटर्स की नए वोटर्स की संख्या लोकसभा और विधानसभा के अंदर बढ़ी है वो भी एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है आज तक का। इतनी बड़ी संख्या कुछ 78 लाख के आसपास जो है कभी बढ़ी नहीं थी। अच्छा, शिरडी की सीट की बात करें, वहां कांग्रेस ने जब मामला उजागर किया तो आप देखिए कि वहां विखे पाटिल का जो इलाका है जहां से उन्होंने जीत हासिल की है, वहां स्टूडेंट्स जब वोट डाल रहे थे तो उनको पूछा गया कहाँ रहते, तो उन्होंने बताया कि हम 300 किलोमीटर दूर रहते। तो 300 किलोमीटर दूर रहने वाला वोटर यहाँ कैसे पहुंच सकता है? उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अब तक चुप्पी साधे हुआ है और इसके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो कांग्रेस और उनके अलायंस की है। हालांकि अलायंस के अंदर सबसे बड़ा मसला आप देखोगे तो सेना ने और शरद पवार ने तो मामला जरूर उठाया है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस जो है जमीन पर थोड़ी नहीं बहुत हद तक नाकाम रही है। हालांकि CWC के अंदर ये मुद्दे को बहुत CWC में उठा था मुद्दा कि हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन ठोस नतीजा अब तक उनको पता नहीं है। क्या एक बार रोड शो करने से ये सारी चीजें होगी? मुझे नहीं लगता है कि एक बार सड़कों पे निकलने से होगा। सड़कों से बेहतर है जमीनी स्तर पर उनको एक ऐसा आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के समझाना पड़ेगा कि जैसे बीजेपी RSS करती है, कांग्रेस अगर चाहती तो जैसे बीजेपी के पास एक कैडर है RSS का, वैसे ही इनके पास अलायंस में शिवसेना एक ऐसा इनके साथ था जिनके पास एक कैडर है, जिनके पास मुंबई में शाखा है। महाराष्ट्र में मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर शाखा होती है जहां घर घर से वो लोग जुड़ते हैं। सेवा दल किसी काम का नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो सेवा दल है वो टोपी पहन के सैल्यूट मारते हैं। सेवा दल पूरी तरह से थक चुका है, कुछ कहा। हाँ, वो सेवा दल जो है ना वो सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सेवा करने के लिए है और वो टोपी पहन के सिर्फ सैल्यूट मारता है। वो एक तरीके से होमगार्ड है, समझ लीजिए।
कांग्रेस का। जी बिल्कुल 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 ठीक बिल्कुल। है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन शिवसेना शाखा की जब मैं बात करता हूँ, जेन्युइनली वो बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं यहाँ पर, और वो एक पावर रखते हैं किस तरह घर घर पहुंच करके सीटों को बदलते हैं। जो अनुमान, जो चीजें जमीन पे आ रही थी, वैसे कोई हालात नजर नहीं आए। रिजल्ट जो है उस वक्त आप देखिए कि सुबह 10:30 के आसपास ही संजय राउत ने आके सवाल खड़ा कर दिया था। अच्छा, जी इसी तरीके के हालात, कोई नहीं समझ रहा था कि इतनी भव्य जीत होगी। और आपने जिस तरीके से कहा ना एकनाथ शिंदे का, देखिए एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार एक चीजों को लेकर के इसके लिए भी खामोश है कि जहां 132 और 5 ऐसे विधायक उनके पास जो इंडिपेंडेंट है, 137 है। आपको पता बिल्कुल। होगा कि अजीत दादा पवार से और एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी बीजेपी ने कुछ अपने उम्मीदवार लड़ाए थे, तो उनको पता है कि ये हमारी बन जाएगी। जीवन लेकिन उम्मीदवार। जो डर है वो केंद्र में है कि यहाँ अगर हम कुछ करते हैं तो उसका असर सीधे फिलहाल केंद्र में नहीं दिखे। तो मामला ये होगा कि पहले होम मिनिस्ट्री जो है वो पूरे ऐसे ऐसे लोगों का तालमेल करेगी जो जिसको एक फाइल के जरिए दबाया जा सकता है, जिससे सौदे किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद में जो है मामला आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह के हालात को कुछ वक्त लगते हैं कमांडिंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के भी हालात है, आपसी राजनीति के अंदर आपसी मामला भी थोड़े गड़बड़ है, जिसके अंदर फडणवीस को किसी तरीके से रोका जाए। तो ऐसे तालमेल को लेकर के हालांकि आज या कल में ये मामला उनको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 5 तारीख को जो है शपथ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपोजिशन से भी काफी सवाल खड़े होने शुरू कर दिए। आज भी संजय राउत ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री गांव इसलिए गए कि वो मेंटली और फिजिकली बीमार है। वहीं बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। तो ऐसे कई मसले हैं जिसको लेकर के बीजेपी और उनका अलायंस जो है अब सवालों को घेरे के अंदर है कि जब सारी ही चीजें ठीक है तो मामला क्यों अटका हुआ, ये एक अलग सवाल है। लेकिन पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं इस सीट की या वोटिंग की, तो महाराष्ट्र की जनता भी जो है किसी हद तक मानने को तैयार नहीं कि इतना बड़ा मैंडेट जो है जो बीजेपी या उनके अलायंस बता रहे हैं वो उन्हें मिला है। अगर मिला है तो आप मुझे बताइए कितनी शोभा यात्रा, मतलब जीत को लेकर के यात्रा जो है महाराष्ट्र में निकाली गई। आप देखिए कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो भी बेचारा डरा हुआ है, वो भी एक लिमिट से लेकर के बाहर चल रहा है। अगर इतनी बड़ी जीत 2014 में हुई तो देश में और राज्य में समझ में आया था, लेकिन इस बार हर कोई जानता है कि वो कोविड पीरियड के अंदर जैसे ऑनलाइन बच्चे पास हुए थे, जिनको ये पता था कि हमारी क्या कंडीशन है, और वो कोविड दुनिया के लिए भले खराब रहा हो लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिए उनके लिए बहुत बढ़िया था। तो इसी तरीके से इस राज्य का जो इस बार का इलेक्शन है वो कोविड के उस ऑनलाइन एग्जाम की तरह मुझे लग रहा है। जो बच्चे जीते हैं या जो बच्चे पास हुए उनको लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई एग्जाम था ही नहीं, और ऐसा ही एग्जाम आगे भी होना चाहिए जब हमारी हालत खराब रहे। उपेंद्र वीर जी कुछ बोल रहे हैं। ये इकबाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सच है कि जो जमीनी स्तर पर ये देखेंगे जिस हिसाब से नतीजे आए हैं उस हिसाब से जमीनी स्तर पर उतना जो है कार्यकर्ता एक संघर्ष का जो मनोबल होता है, एक्साइटमेंट, वो नहीं दिख रहा। हाँ, वो सारी चीजें नहीं दिख रही है। तो ये भी कई सारे सवाल तो जाहिर तौर पर खड़े करता है कि अगर आपको 2014 से बेहतर और जबरदस्त मैंडेट मिला है तो ये हर एक इलाके में दिखना चाहिए था, वैसी चीजें नहीं दिख रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल तो है। जी सुधीर जी, आप कुछ कह रहे थे। इकबाल जी बड़े संजीदा और जरीन पत्रकार रहे हैं और संकेतों में बात ज्यादा करते हैं, लेकिन कई बार आपके संकेत विरोधाभास है और मैं उन्हीं से उनकी बात का आशय समझना चाहूंगा। अगर मैं मानूं कि इस तरह से वोटिंग जितने लाख में 22 से 25 हजार हर विधानसभा पे उसका डिवीजन आता है और एवरेज जो विधानसभा चुनाव के नतीजे होते हैं पैन इंडिया देखें महाराष्ट्र के संदर्भ में तो जाने ही दे तो भी 8,000 से ज्यादा वोटों का नहीं होता। और एक बात जिस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 23 तारीख को मतगणना हो रही थी, 22 तारीख को सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग होटलों में यहाँ पर मीटिंग की थी। और आपको पता है उस मीटिंग में अगर सबसे मजबूत किसी की तैयारी थी ना तो वो कांग्रेस पार्टी की थी। बाकायदा बेंगलोर में होटल बुक कराया गया था, 3 वॉल्वो बसें बुक कराई गई थी। ये अनुमान था कि 60, 70, 80, 90 तक विधायक कांग्रेस पार्टी से आएंगे। तो उस अपेक्षित संख्या के हिसाब से बस और होटल का इंतजाम किया गया था कि कहीं फिर से ऑपरेशन लोटस न हो। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो सारे चैनलों में भी आया था, उस खबर को आने के बाद हमने भी चलाया है कि 22 की रात को जो देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग रखी थी
उसमें उन्होंने 7 नेताओं का चुनाव किया था, जिसमें मोहित कंबोज से लेके राम लेके 7 नेता थे, जिनको बागी उम्मीदवारों, निर्दलीय उम्मीदवारों को खास तौर पे टैब रखने के लिए, और साथ ही साथ जो कांग्रेस या यूबीटी या एनसीपी शरद गुट से बाकी उम्मीदवार थे, उन पे टैब रखने के लिए कहा गया था। तो एक जो ये विरोधाभास होता है ना, कि अगर मैं ये बात मान भी लूं कि ईवीएम पूरी तरह से कंप्रोमाइज था, तो ईवीएम को कंप्रोमाइज करने वाले लोग डरे हुए थे, और जो आज ईवीएम के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं, वो उस ईवीएम के नतीजों को लेकर उतने ही आश्वस्त थे। तो ये कंट्रडिक्शन ऐसा क्यों दिखता है? ये एक आज के पैनोरमा में उस चीज को एनालिसिस करने की, उसको मैं सुधीर का जवाब देना चाहूंगा। मैं एक इकबाल जी आप बताइएगा, फिर थोड़ा मैं थोड़ा सुधीर जी से सुधीर जी 23 तारीख को परिणाम जब आए तो लगभग 5-6 बजे तक परिणाम सारा क्लियर हो गया था कि हाँ यहाँ हुआ। उसके बाद हमने एक रिसर्च की थी, नांदेड़ लोकसभा है जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जहां से चुनाव जीते हैं, और मैं 23 तारीख की बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट, मैं आपको स्टोरी भी भेजूंगा, वो 23 तारीख को हमने की थी। जब आप देखेंगे तो नांदेड़ में अभी भी देखिए हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है पूरा, हम स्क्रीन शॉट लेके अभी भी रखे हैं, उसी दिन का है। आप देखेंगे कि लगभग 6 सीटें, 6 विधानसभा की सीटें, 6 विधानसभा बीजेपी जीतती है। और वो सीटें कितने से जीतती है आप देखिए कि नयागांव जीतती है 47,000 से, भोकर जीतती है 50,000 से, देगलूर जीतती है 42,000 से, है ना, ऐसे ऐसे सीटों को जीतती है। आपकी मुखेड़ जीतती है 37,000 सीटों से, 37,000 वोटों से। आप देखिए कि 6 सीटें जीतती है। विधानसभा में जब हम देखते हैं एक पैटर्न, जो बीजेपी और कांग्रेस के पड़े वोट हैं वो करीब 8 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास पड़े हैं विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस को। लेकिन आप वही लोकसभा में जाते हैं तो वो वोट बढ़ के 11.5 लाख, पौने 12 लाख के आसपास हो जाते। तो हम एक पैटर्न देखते हैं कि जो विधानसभा के वोट, क्योंकि आप एक अमूमन आप सोच लो कि बहुत मुश्किल होता है कि मान लीजिए कि एक लहर है, हम मान लेते हैं कि 132 सीटें लेके आई है, मायावती आ गई है, तो एक लहर है जो भले बाहर ना दिखती हो, अंदर से लहर हो, हम एक मान लेते हैं। अगर वो लहर है तो वो जो लहर है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक नॉर्मल मानसिकता इंसान का आदमी जाए और एक बीजेपी को वोट डाके आए, एक कई लोकसभा है और जाके कांग्रेस पे वोट के डाल, ऐसा नहीं होता। 1,87,000 वोट का फर्क है जो बीजेपी से उठ के कांग्रेस पे गया है। विधानसभा में कांग्रेस पे था, बीजेपी में था, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस पे चला गया। जी आंकड़ों से ना, हम जो तथाकथित सोशोलॉजिस्ट होते हैं ना, हम सच में मतदाताओं की, आज देश को आजादी के लगभग 75 साल हो गया, और आज भी जब हम रिस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जो 1952 से लेकर अब तक बातचीत करते आ रहे हैं, या जो जिन एनालिसिस का हम विश्लेषण करते आ रहे हैं, अब तक वो सारी चीजें उसी परंपरागत तरीके से चलती रही हैं। तो हम यहाँ गलत हैं। आज आपको बता दें कि आज हम एक दिन में लंच और डिनर को लेकर एक परिवार में अब 3 लोगों की 3 डाइट होती है, और जबकि एक समय था 60 लोगों के परिवार में एक ही खाना बनता था, और वो सालों साल चलता रहा है। तो ये कह देना कि मतदाता आज भी उसी सेम पैटर्न पे चल रहा है कि जो लोकसभा के चुनावी नतीजों का रुझान होगा वही विधानसभा के लिए होगा, तो ऐसा नहीं होता है। और आपको बता दूं, यहाँ के लिए नहीं है, सुधीर जी, आपको बता दूं, बहुत बड़ा सवाल है कि केंद्र में जहां प्रधानमंत्री उनका है, लोग पहले वहां उस सीट को प्रेफर करेंगे या उस जगह करेंगे जहां ही नहीं कुछ। समझिए आप मेरी बात को। वहां अगर ऐसा होता कि कांग्रेस सेंट्रल में है, सेटिंग करना होता, तो जहां वो विपक्ष में है, जहां वो कमजोर है, केंद्र सरकार को एक चीज मैं साफ कर दूं, पहले ही आरोप मेरे नहीं है, ये जो विपक्ष लगा रहा है, मैं उनको लेकर के मामले की बात कर रहा हूं। मतलब मेरा पर्सनल इसके अंदर जो है, कोई इस पूरी टिप्पणी मेरे पर्सनल नहीं है। ये जो भी चीजें है, जो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, विपक्ष के कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर के इलेक्शन कमिश्नर हो या महायुति हो, उनके पास जवाब नहीं। और जमीनी हकीकत जो हम देख रहे हैं, उससे हमको भी ये सारी चीजें हजम हो रही है, ये सारी चीजों को लेकर के। देखिए, जैसे लोकमत का एक सर्वे उन्होंने जो इलेक्शन की बात किया है जीत के बाद में, 95 सीट
95 सीट ऐसी है जो साफ करती है कि जो वोटिंग परसेंटेज वहां गिरा था उससे कम या ज्यादा वोट निकले। आपने अभी जैसे कहा कि मोहित कंबोज जैसे को लीडर्स को जो है देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इन लोगों को सेफ रखना है, यानी कि दोनों ही पार्टी ये समझ रही थी कि हमारे लिए खतरा है, हमारे लोग टूट के वहां चले जाए। अगर देवेंद्र फडणवीस को ये उम्मीद होती तो ये नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो चाय बनाने वाला कुक था या कॉफी बनाने वाला कुक था, उससे शक्कर जो है वो ज्यादा गिर गई, जो उम्मीद से ज्यादा थी। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ या हरियाणा का अगर पैटर्न देखेंगे ना, तो हरियाणा के अंदर सभी पत्रकार हो चाहे किसी भी खेमे का हो, ये जान रहा था कि जीत जो है वो कांग्रेस की, अचानक जो है वो हार में तब्दील हो गई। इस बार जो है उसका प्रयोग थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश की गई थी लोकसभा के मुकाबले में, क्योंकि अगर लोकसभा का भी पैटर्न आप देखोगे तो 240 बीजेपी ये मान रही थी कि उन्हें मिलेगी, और बाकी जो है अलायंस और कुछ मशीनों के हिसाब से वो 400 के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन गणित वहां गड़बड़ा गया, 240 की जगह 180 सीटें आई, और मशीन का जो कैलकुलेशन उनका था वहां 7 आई। ऐसे कांग्रेस के लीडर्स ने और उन सभी लोगों ने बताया, यानी कि 240 की आई। तो महाराष्ट्र में एक प्रयोग करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर के शुगर कुछ ज्यादा हो गई, और उस शुगर के ज्यादा होने से इस तरह के हालात हो गए जो किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि अब रिजल्ट तो आ चुका है। अब रिजल्ट जब आ चुका है तो आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं हम इसको मानेंगे नहीं। अगर नहीं मानेंगे तब बड़ा सवाल खड़ा होगा। तो इकबाल जी, देश के संवैधानिक संस्था को लेकर कोई भी, जो चाहे वो आपका सवाल हो या उपेंद्र जी का सवाल हो या इस संस्था के खेल से जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर है या राजनीतिक दल है, मैं बहुत गंभीरता और संजीदगी से इस बात को कहना चाहूंगा और इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि चुनाव आयोग को हर उस व्यक्ति के किसी भी आरोप का जवाब देना चाहिए, और राजनीतिक कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी अपनी निष्पक्षता निश्चित तौर से पूरी होनी चाहिए। और वो जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे देश के प्रजातांत्रिक मूल्य कहीं न कहीं हवा में रहेंगे। और इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं इकबाल भाई, आप भी इस चीज को मानेंगे। सवाल उठते हैं इस तरह के आरोप आज से नहीं, एक टीएन शेषन को छोड़ दे तो हमेशा से सीबीआई, ईडी या चुनाव आयोग, ये 3-4 ऐसी संस्थाएं हैं ना, इन पे आरोप लगते हैं। आरोप लगना, लेकिन मैं ये मानता हूँ, आपके इस आरोप से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल ने, व्यक्ति ने या जर्नलिस्ट ने अगर ये सवाल उठाए हैं कि वोट परसेंटेज में हेराफेरी हुई है, तो इसका जवाब चुनाव आयोग को अपना स्टेक बचाने के लिए एक संवैधानिक संस्था होने के नाते मैं वही चीजें बता रहा हूँ आपको, देना चाहिए। देखिए संवैधानिक मैं इस बात जो से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उसकी आड़ में इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि इतने बड़े स्तर पर इस तरह की धांधली की संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा, हम आप 10 साल पहले एक यहीं से बोरीवली से एक व्यक्ति ने दावा किया था, उसको लेकर दिल्ली गए थे, और वहां चुनाव आयोग ने उस व्यक्ति को 3 घंटे का मौका दिया था कि आप इसको हैक करके या जो भी आपके पैटर्न और फार्मूले पे आप लगातार दावा कर रहे हैं उसको साबित करके दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव आयोग ने 15 दिन का वक्त दिया था। तब आज जो सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल से हो, मेरा ये मानना है कि उन सारे लोगों का जो आरोप लगाते हैं इस तरह की परिस्थितियों में, जब 2 से 3 बार चुनाव आयोग ने इसका मौका दिया था तो उसको जाकर वहां साबित करना चाहिए था। तीसरी सबसे बुरी चीज मुझे भारतीय लोकतंत्र में ये लगती है कि हम उदाहरण भी देते हैं तो सोरोस का देते हैं, या फिर अभी जो तथाकथित डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नए अडानी अमेरिका के साबित हुए हैं उनका देते हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हमारे देश के मूल्य जोर नहीं है। एलान मस्क, तो एलान मस्क और सोरोस या कोई भी तथाकथित XYZ जिनके खिलाफ हम लड़ के देश की आजादी पाए हैं और हम दोनों के कंधे मिले थे, तो हमारे देश में उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे ज्यादा टेक्नोसेवी हैं, और उनकी इसरो से लेकर उनके अपनी IT सेक्टर को हम चलाने वाले लोग हैं। तो हमारे अपने ब्रेन पर सवाल न उठाया जाए। हमारे अंदर बहुत से लोग हैं जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, और जब इस तरह का मौका हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम संस्थाएं हैं, वहां आप उसको चैलेंज करें। और अगर सुधीर मैं फिर वोट की बात की जा रही है तो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। संविधानिक पद चुनाव में नहीं उतरिए, फिर चुनाव में नहीं उतरिए, फिर ये विरोध उस स्तर पर होना चाहिए। चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव में कोई राजनीतिक पार्टी बीजेपी के अलावा नहीं जाए, और कैसे परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको उस स्तर तक उतरना होगा। महत्वपूर्ण ये है कि
सुधीर सुधीर देखिए क्या हो, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि अभी तक संवैधानिक पद हो या संवैधानिक संस्था है, सवाल उठ रहे हैं, वहां खामोशी है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चंद्रचूड़ पर सवाल उठे, देखिए वहां चीजों को लेकर के मामला अलग है। हाल फिलहाल में आप देख रहे हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, ईडी के अधिकारी बाकायदा पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, एडिशनल लेवल का अफसर जो है एडमिट हो रहा है। और आप देखिए कि वो बाकायदा पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, राज्य पुलिस जो है पकड़ रही है। यानी कि वो एक तरीके से सौदा नहीं है, मुझे लगता है वो एक्सटॉर्शन है कि हमारे पास ये है, अगर आप नहीं दोगे तो हम ये कर लेंगे। यानी कि संस्थाएं हैं जो फिर से संवैधानिक पद रुकूंगा पर बैठी फिर से रुकूंगा इकबाल जी। हाँ इकबाल जी मैं फिर से रुकूंगा। आपने चंद्रचूड़ जी का नाम लिया, मैं उनको, मेरा कद नहीं है कि चीफ जस्टिस के व्यक्तित्व, उनके आकलन, उनकी गरिमा का मैं अवलोकन या मूल्यांकन कर सकूं, लेकिन हाँ, उनके पीछे अगर बीजेपी आज एक शतरंज की बिसात खेल रही है, तो मैं बड़ी गंभीरता से एक मुद्दा आपको बताऊं कि चंद्रचूड़ को कम से कम ये सिर्फ आरोप है कि वो गणपति की पूजा में गए या उनके कुछ जो निर्णय रहे वो किसी एक समुदाय, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को अच्छे या बुरे लग सकते हैं, उसकी एनालिसिस की जा सकती है। लेकिन क्या याद है श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था? किसी एक नवनिर्वाचित सांसद को रिजाइन देके चीफ जस्टिस बनाया जाता है और चीफ जस्टिस का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा के बाद उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है और उसके 3 साल बाद फिर से उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो आरोप लगाना ना, कौन ये कौन कौन राजनीतिक कौन पार्टियों का, राजनीतिक मैं आप सुधीर जी पश्चिमी आपसे डोमेन में जाए, आप मैं एक पीछे बहुत जाएगा सिंपल और ये श्रीमती एक गांधी के सिंपल सी चीजें कार्यकाल में बता हुआ रहा था हूँ। और मुद्दा ऐसा है, इमरजेंसी से अभी पहले हुआ जैसे था। आपने आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग साक्षर हो रहे हैं, इस तरह के मुद्दों पे बात हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए एक बेहतर संकेत है। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये होता है क्योंकि हंसराज कि खन्ना आरोप जो लगाने है, के लिए आरोप नहीं, जो आज संजीव लगाने के खन्ना लिए आरोप चीफ न लगाया जस्टिस जाए। हुए हैं, जी उनके संजीव खान चाचा जी हुआ करते थे हंसराज खन्ना, जिनको बाईपास जी करके सरकार ने बनाया था। किया गया लेकिन ऐसा नहीं ये है, वो वक्त नहीं है कि मंत्री तो बने बहन थे, देखो क्या ऐसा है, हुआ था, मामला ये ऐसा है ऐसा कि नहीं है। इंदिरा गांधी ने किया इसलिए प्रधानमंत्री ने किया। हमारी राजनीति जो है ना वो 300 हाँ साल पे अभी भी अटकी हुई है। जहां दुनिया हाँ चांद और सब जगह जा रही है, हम वहीं पर अटके हुए कि उसने क्या किया था। देखिए देश का जो अक्लमंद तबका, पढ़ा लिखा तबका जो है वो विदेशों में जाकर काम कर रहा है, हम आज भी झंडे डंडे लेकर के चल रहे हैं। तो मुद्दा ये है, ये हमारा लोकशाही है, हमारा अपना देश है, हमारा अपना मुल्क है। अगर हम मिलकर के इसको नहीं कराएंगे, आज भी हम जो इलेक्शंस करवाते हैं वो एक है तो सेफ है, कटोगे तो बटोगे, इस तरह के नारों पे करवा रहे हैं। वीर जी एकदम यहाँ गलत। पर मामला सबसे सबसे बड़ा मामला ये है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ दुनिया सुपर पावर के तौर पर हमें देखना चाहती है, लेकिन हम सुपर पावर बनने को तैयार ही नहीं है। क्यों? कि हम अपनी मानसिकता को छोड़कर ऊपर आना ही नहीं चाहते। अगर ये मानसिकता नहीं छोड़ेगी तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। देख आज देश का जो युवा है वो अपनी रोजी रोटी तलाश करने के लिए बाहर भाग रहा है। शहर में रहने वाला विदेश जाने की बात कर रहा है, गांव में रहने वाला शहर आने की बात कर रहा है। यानी कि आप ये समझिए कि देश के अंदर हम विकास की बात पर 2014 में मोदी जी के साथ में हम लोग आए थे और उसी नारे को लेकर के हमने उनको आगे बढ़ाया था। लेकिन विकास के परसेंटेज को लेकर के ऑन रिकॉर्ड एज ए जर्नलिस्ट आप ईमानदारी से बताइए क्या है। देखिए आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जमीन पे तो आप तो एक पत्रकार है, आप मुझे बताइए क्या जमीन पे ऐसी कोई चीजें दिख रही है जिसको लेकर के आप संतुष्ट हो, आपको लग रहा है कि आपके घर में बैठ करके आप बहुत खुशहाल हो? नहीं, मैं हूं नहीं। जीडीपी अब कम हुई है इस महीने, ये सुनो, जीडीपी का आंकड़ा भी कम हुआ है, 5.4 हो चुका है। जीडीपी का नहीं, हर वो चीज का आंकड़ा जो है वो कम होता जा रहा है। हम मुझे लगता है कि उस स्थिति में जा रहे देखिए, हैं जहां ईश्वर ना करे कि हम उस हालात में आए जहां हमारा देश इस खतरे में आ जाए। तो हम सबको मिलकर के, चाहे वो कोई भी नेता हो, संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं खास करके उनकी गरिमा जो है बहुत बड़ी होती है। उनका काम है कि वो जो बात करे उनकी बात से लोग एक होकर के देश आगे ले जाए, ना कि उनकी बात से कटे और बटे जैसे शब्द जो है वो समझ में आए। इलेक्शन आएगा जाएगा, देखिए अगर आप बेहतर काम करोगे तो जनता जो है आपको चुन के लानी ही है। और आप किसी भी नारे पे जाओ, अगर आपका विकास नहीं होगा, आज नहीं 5 साल के बाद जनता उठा के फेंक देगी। लेकिन उस 5 सालों में देश को हम उस कगार पर, उस स्थिति में ले जाएंगे जहां उन 5 सालों की भरपाई के लिए बाकी 25 साल लग जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सर, सुधीर सर, आप दोनों का, सोनू आपका भी। अब 5 सितंबर को देखते हैं कि कौन सा नया निजाम होता है महाराष्ट्र का, क्या एकनाथ शिंदे की दोबारा वापसी होती है या बीजेपी फिर से चौंकाती है। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।